बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज बात होगी चुनावी मौसम में सामने आई चुनावी बॉन्ड की अहम जानकारी की। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड की जानकारी आम कर दी है। ये आम लोगों तक पहुंच चुकी है। कल ही लिस्ट जारी की थी और इसी के साथ इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। अपोजिशन पार्टियों के निशाने पर बीजेपी और मोदी हुकूमत है। आपको बता दें कि साल 2018 से अब तक बीजेपी को सबसे ज़्यादा 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा और का जो है चुनावी बॉन्ड मिला है, जबकि कांग्रेस को करीब 1100 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड मिलने की बात सामने आई है, चंदा मिलने की बात सामने आई है। पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर आईनी करार दिया था। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 13 मार्च तक दो दिन पहले ही इसकी मियाद खत्म हो गई थी। 13 मार्च तक जो है वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड की स्कीम को जो है जारी करने का, पूरी जानकारी उसकी पब्लिश करने का हुक्म दिया था। बहरहाल आज बेबाक मुंसिफ में हम चुनावी बॉन्ड पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इससे कैसे कुछ कंपनियों या फिर कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। इस मामले पर हो रही सियासत पर भी हम चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी, बीजेपी से शमसी आज़ाद साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी से चिराग सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीनियर सहाफ़ी दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सबसे पहला सवाल जो है वो सुरेंद्र राजपूत जी आपसे ही। पहला रिएक्शन, चूंकि जाहिर तौर पर हमलावर है कांग्रेस, बीजेपी के ऊपर भी, मोदी हुकूमत के ऊपर भी, तो मतलब चंदा तो लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को भी मिला है, फिर कसूरवार जो है वो बीजेपी ही क्यों? मसला चंदा मिलने का नहीं है, मसला चंदे से धंधा देने का है। अगर चंदा मिलने का मसला है तो चंदा तो सबको मिलता है, हमें भी मिलता है। हम तो कहते हैं साहब हमें जो पैसा मिला है आप उसको जांच लीजिए, अगर हमने उसके बदले में कहीं कोई किसी को फेवर दिया हो तो जो सजा आप हमें देनी है आप हमें दे दीजिए। हमारा तो चंदा सारा का सारा सार्वजनिक। चंदा जो चंदे के बदले जो धंधा दिया जा रहा है मसला उसका है। और जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि साहब इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ी धांधली है। अब इसकी कुछ चीजें हम आपके सामने रखना चाहते हैं, बाकी चीजें तो सब सीरम इंस्टीट्यूट ने 52 करोड़ रुपए दिए तो उनको पूरा कोविड वैक्सीन का वो मिल गया। नाम पता नहीं किस पाकिस्तान की कंपनी से भी इन लोगों ने चंदा ले लिया। मेगा जो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उन्होंने 1200 करोड़ रुपए दिए तो उनको 14,000 करोड़ रुपए का बिजनेस मिल गया। हम इन सब चीजों पे नहीं जाते, हमारे पास कुछ चीजें हैं जो तथ्यात्मक है। अब जो सबसे पहले आपके सामने हम रखना चाहते भाई, आप इसको सबसे बड़ी चीज अगर आप देखें कि मेगा इंजीनियरिंग को देखें, 800 करोड़ रुपए इन्होंने दिए आपके सामने और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अप्रैल 2023 में 140 करोड़ डोनेट किए और ठीक एक महीने बाद 14,400 करोड़ रुपए का इनको थाने बोरोवेली का टनल प्रोजेक्ट मिल गया। सामने है आपके, हमारी तरफ से नहीं, हम तो आपको तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं। अब इसका क्या कनेक्शन है, ये कनेक्शन आप लगाइए। जिंदल स्टील एंड पावर को 7 अक्टूबर 2022 में इलेक्ट्रोरल बॉन्ड 25 करोड़ देते हैं, उसके करेक्ट 3 दिन बाद इनको क्या नाम लगभग 4 कोयला खदानें मिल जाती। आप इस चीज को देखिए, ईडी, टीडी, सीबीआई ये सारे जो छापे मांगते तो आप इसको देखें कि 30 चंदादाताओं के कम से कम ऐसे हैं जिनके 14 फर्मों पर छापे पड़े और छापे पड़े, चंदा दिया, बात खत्म हो गई। अब इसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। 3D साई इलेक्ट्रॉनिक्स पर छापा पड़ा दिसंबर 2023 में। जनवरी 2024 में इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने 40 करोड़ रुपए दे दिए। आज तक क्या हुआ पता नहीं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ से अधिक का इनको चंदा दिया। अब आप एक चीज को देखिए कि अप्रैल 2022 में ईडी फ्यूचर गेमिंग पर छापा मारती है और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को 2 अप्रैल को छापा मारती है, 7 अप्रैल को इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के जरिए 100 करोड़ भाजपा में जमा हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर अक्टूबर 2023 में आईटी विभाग फ्यूचर पर छापा मारता है, उसी महीने में इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के जरिए 65 करोड़ रुपए फिर से हो जाते हैं। तो मैं ये आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि जो पैटर्न है, मेरे पास लंबी फेरिस्त है। अगर आप कहेंगे तो सारी फेरिस्त मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। आप कहोगे कि ये सब खाली पढ़े लिखी बातें कर रहे हैं। तो जो पैटर्न की आप बात करें, वेदांता ग्रुप को देख लीजिए। 3 मार्च 2021 में ये लोग राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिलती है और अप्रैल में फिर वो 25 करोड़ रुपए का चंदा दे देते। ठीक है ना। तो शेल कंपनी, और जो सबसे बड़ी बात है, कुल मिलाकर के ये गिव एंड टेक हुआ है, पैसा लिया गया है।
एक इंपॉर्टेंट बात और है जी। एक कंपनी ऐसी है जिसका सालाना टर्नओवर कुल 500 करोड़ रुपए का है। 500 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है, आप सब समझिए, और वो 425 करोड़ रुपए चंदा देती है। भाई मुझे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंपनी बता दीजिए जो 500 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर 450 करोड़ जो है वो चंदा दे देगी। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो घपला है। टर्नओवर टोटल उसमें भाई 10 करोड़ का लाभ होता होगा, 20 का। तो ये जो शेल कंपनियां है ना, मेरा ये कहना है कि इसमें बहुत सा लंबा खेल आना बाकी है। जो बड़ी बड़ी कंपनियों की शेल कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोगों की जो शेल कंपनियां हैं, उनके जरिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका खुलासा आवश्यक है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो एकदम चुप्पी साधे हुए है। वो तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह मियां की गाय हो गई है। उनके लिए तो बोलना या रंभाना भी इस समय दूभर हो गया। ठीक है, दिनेश शर्मा जी आपके पास में आऊंगा। क्या जैसे सुप्रीम कोर्ट को बार बार जो है फटकार लगानी पड़ी, एसबीआई को कहना पड़ा कि भाई आप जारी क्यों नहीं कर रहे, लिस्ट जारी कीजिए, और तब जाकर के वो कल जो है वो लिस्ट जारी हुई और तमाम चीज़ें फिर सामने आ गई। एसबीआई के ऊपर भी एक प्रेशर था कि इसमें मतलब वो लिस्ट सामने ला ही नहीं रही थी सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से, मतलब डांट फटकार के बाद भी। इसका मतलब यानी प्रेशर कुछ ज़्यादा ही तगड़ा था। ओवरऑल किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, चुनावी बॉन्ड के मामले को, दिनेश जी? देखिए, अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने विस्तार से बताया है जी कि किस किस कंपनी से कितना चंदा मिला है। हाँ। मैं एक छोटा सा, मेरा मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है मेरा ये जी जी कि क्या कितने % कॉमन मैन ऐसा है जिसकी इस विषय में दिलचस्पी है। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के 140 करोड़ लोगों में कितने % लोग ऐसे हैं जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को समझ रहे हैं, ठीक है, जो ये जानते हैं कि ये क्या चीज है। हाँ। ये एक चंदा लिया गया है और सारे राजनीतिक दलों ने लिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने चंदा ज्यादा लिया है, हाँ। तो वो सत्ता में है, सत्ता के पीछे दुनिया चलती है, सत्ता के पीछे सब लोग नहीं चलते हैं। तो और जैसे कांग्रेस को चंदा कम मिला, तो क्या कांग्रेस को चंदा देने का लाभ क्या है जनता को? या अगर समाजवादी पार्टी हो तो उसको क्या लाभ होगा उसको चंदा देने से? तो जिसको चंदा देने से लाभ नजर आ रहा है, हाँ। तो वो तो ऐसा होता है। जैसे कि एक बात जैसे ले लीजिएगा कि उसमें कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के एक लीडर ने, कांग्रेस के एक परिवार के सदस्य ने 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी और 200 करोड़ रुपए में बेची। क्या दिनों दिन रात में वो 2 करोड़ की जमीन 200 करोड़ में संभव थी? हरियाणा की हिस्ट्री उठाइए, क्या रावण बढेरा के लिए ऐसा नहीं हुआ? देखिए हिस्ट्री देखिए ना। कारण क्या था? क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उनको उसका लाभ हासिल करना था। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, और अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार है तो उसको देश के सामने आना चाहिए। हाँ, मगर आपने एक बात कही थी कि इससे कितने लोगों को सरोकार है, आम लोगों को इससे क्या सरोकार है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि मतलब जो है अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी से कोई मतलब जो है कनेक्शन नहीं है, कोई सरोकार नहीं, तो उस पर चर्चा ना हो, उस पर बात ना हो। और अगर इतना ही हल्का मामला ये होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ती? और कई बार कहने के बाद एसबीआई ने जो है फिर वो आंकड़े जारी किए, लिस्ट जारी की, नाम जारी किए। देखिए, मैं आपकी बात, मेरी बात पूरी हो जाए जरा। हाँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों का संज्ञान लिया है, हाँ। और लेना चाहिए संज्ञान। मैं कह रहा हूं कि ये विषय वो है कि जिनका कि कॉमन मैन को पता नहीं होता है, हाँ। लेकिन एक समय बाद आके ये सब शांत भी हो जाते हैं। जैन डायरी का मामला उछला था, समझे क्या हुआ उसके अंदर? बिना बात के क्वालिटी लीडरशिप जो देश की थी, उसमें कांग्रेस के बहुत सारे नेता, नरसिंह राव साहब तक थे। उस जैन डायरी ने देश की क्वालिटी लीडरशिप को बदनाम किया और अंत में वो मामला तुच्छ हो गया, उसका कुछ नहीं पता चला। एक सवाल और आता है जो आज की पीढ़ी को मालूम नहीं होगा, सुरेंद्र राजपूत भाई जो हमारे, वो जरूर जानते होंगे। कौन नहीं जानता था उस दौर में कि अदनान खगोशी जो अंतरराष्ट्रीय हथियारों के सौदागर थे, उनके और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के किस प्रकार के रिलेशन थे? कौन नहीं जानता इस बात को? ठीक है, क्या अगर गड़े मुद्दों खड़े जाने हैं तो क्या इस मुद्दे को उछाला जाएगा कि अदनान खगोशी और? पर ये गड़े मुर्दे नहीं है सर, ये तो लेटेस्ट मामला है, 2018 से लेकर के अब तक का मामला है। ये गड़े मुर्दे नहीं है, लेटेस्ट मामला है। ये हम कल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ।
और सुप्रीम कोर्ट को एक्सपोज करना चाहिए, एसबीआई को मजबूर करना चाहिए कि वो सारे तथ्य सामने रखे, क्योंकि जब आप जीरो टॉलरेंस की बात करती है मोदी सरकार, तो फिर उसको ये सामने आकर सफाई देनी चाहिए कि वास्तव में सच क्या है। दैट्स राइट। लेकिन ये भी एक तथ्य सामने है कि ऐसे समय में जब देश के ऊपर देश का एक जो इलेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, तो इन मुद्दों को किस लिए ज्यादातर एक्सपोज किया जा रहा है। और जानते सब है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मामला हो, चाहे वो किसी कोर्ट का मामला हो, किसी ना किसी रूप में इंटरेस्ट सबके हैं। ठीक है, चिराग सेठी जी मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आम आदमी पार्टी ने भी पुरजोर आवाज में इसकी मुखालफत की है, या एक तरीके से हमलावर है वो बीजेपी के ऊपर, और पहले वोट चोर कह रहे थे, अब चंदा चोर कह रहे हैं, मतलब बीजेपी को। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मुखालफत तो है, लेकिन चंदा सब लेते हैं। बात वही है कि मतलब अभी तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं हुआ कि कितना किस तरीके से फ़ायदा, बहुत सारी डिटेल आना अभी बाकी है, मगर शुरुआती स्टेज पर ही ऐसा लग रहा है कि ये गिव एंड टेक की पूरी एक तरीके से मतलब पॉलिसी थी, और इसीलिए जो है ये नाम अभी तक छिपा करके रखे गए थे। सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है वो फिर दखलंदाजी देनी पड़ी। जी बिल्कुल। देखिए आप एक चीज को देखिए, एसबीआई जो है डेटा नहीं देता, पहले बोलता है 3.5 महीने लगेंगे, कोर्ट से फटकार पड़ती है तो 1 दिन में आता है। आज भी बॉन्ड के नंबर नहीं दिए गए ताकि उसको मैच किया जा सके, उसके लिए आज फिर डाटा है कि आप मंडे तक नंबर दीजिए। एसबीआई किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? ऐसा क्या है इस डेटा में जो भाजपा को इतना डर लग रहा है? अगर भाजपा इतनी साफ पाक साफ है और इतना चिल्ला चिल्ला कर ये लोग बोलते थे कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम तो ईमानदार हैं, तो वो कहां है ईमानदारी? आज डर क्यों लग रहा है? आज बार बार डेटा देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि 5-7 दिन पहले, 1 महीना पहले आईटी की, ईडी की रेड होती है और उसके बाद बॉन्ड खरीद लिए जाते हैं। यहां पे आपका आईटी का रेड हुआ, यहां आपने बॉन्ड ले लिया, यहां आपको लेटर अवार्ड हुआ काम कराने का और आपने बॉन्ड खरीद लिया। और ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं जहां पर प्रॉफिट नहीं है कंपनी में, जहां पर कैपिटल नहीं है कंपनी में, और उन्होंने 150 करोड़ के 168 करोड़ के उन्होंने बॉन्ड खरीद रखे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है पैसा आ कहां से रहा है, ये हो क्या रहा है। एक और कंपनी है जिसका प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए आता है, 360 करोड़ रुपए का उन्होंने 2022 में उन्होंने बॉन्ड खरीद लिए। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? ऐसा कौन सा बिजनेस है, हम लोग भी देखना चाहते हैं, जहां पर पैसा आ नहीं रहा, टर्नओवर्स आ नहीं रहे हैं, पर आप बॉन्ड खरीदे जा रहे हो। आपके एक राज्यसभा के एमपी है, उनकी कंपनी में देख लीजिए, लेटर अवार्ड होता है, 5 करोड़ के बॉन्ड लिए जाते हैं, जैसे ही आगे अगला स्टेप आता है 40 करोड़ के और बॉन्ड ले लिए जाते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा ये इतना ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। आईटी रेट्स हो, ईडी रेट्स हो, जैसे जैसे ईडी रेट्स होती रहती है ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों ऐसा होता जा रहा है? और ये भाजपा के साथ ही क्यों ऐसा होता जा रहा है? अभी तो नंबर भी नहीं आया किसको मिले किसको नहीं मिले, पर आज सबको समझ में आ रहा है कोरिलेशन की क्यों हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि आपने जबरदस्ती प्रेशर डलवा कर ईडी से, आईटी से आपने ये काम करवाया है। आपने किकबैक्स लिए हैं, आपको कितना चंदे पे कितना, अभी सुरेंद्र राजपूत जी जैसे बताया, इतने चंदे पे 14,000 करोड़ के, अगर आपको 1400 करोड़ रुपए के अगर आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये दिखा रहा है ना कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। और अभी एक और पैनलिस्ट ने कहा कि पहले भी ऐसा होता था। अरे तो हम तो बोल रहे हैं ना, जांच करिए कि किस बेसिस पे ये हुआ है, किसने क्या दिया है और क्यों दिया है। ईडी आईटी क्या आजकल सिर्फ इलेक्शन के लिए काम कर रही है? तो ये बोल दीजिए कि आज ये एजेंसीज जो है सिर्फ और सिर्फ डरा धमका कर भाजपा का चंदा कोष बढ़ाना चाहती है। हम मान जाएंगे, क्योंकि पहले तो शमसी आजाद साहब, हाँ शमसी आजाद साहब के पास मैं आऊंगा, बीजेपी से आप हैं, जाहिर तौर पर जवाब आपको देने हैं। डरा धमका करके चंदा लिया गया है, चंदा लिया गया है, फिर चंदे के बदले में जो है एक तरीके से, तो कांग्रेस तो कह रही है कि चंदे के बदले धंधा, चंदे के बदले जो है उनके धंधों को चमकाने की एक तरीके से मतलब वो खुली छूट दे दी गई। ये पहला इल्जाम है आपके ऊपर, क्या जवाब देंगे? देखिए अभी देश में जो चुनाव होने वाला है, इसके पहले ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मैटर सामने आया है, तो सबको पता है अगर भारतीय जनता पार्टी गलत होती तो हमारे ख्याल से जैसा कि विपक्ष कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कानून को अपने दबाव में लेके काम करती है, सुप्रीम कोर्ट उसके इशारे पे काम करता है, सीबीआई उसके इशारे पे काम करता है, ईडी उसके इशारे पे काम करती है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया होता, चोरी की होती, भ्रष्टाचार या बेईमानी की होती, तो हमारे ख्याल से इतना बड़ा स्कैंडल चुनाव के ठीक पहले कोई भी पार्टी सत्ता में रहते हुए नहीं चाहती कि ऐसा कोई काम हो जिससे उसके वोट पे असर पड़े। पूरी पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना भी पक्ष रखते हुए बिल्कुल साफ ये कहा है कि जिन लोगों ने चंदा लिया उनको सार्वजनिक करना चाहिए, और एसबीआई को भी याद लिख दिया कि पूरी तरीके से अपना वो जो है डाटा के माध्यम से जो सार्वजनिक करे, ताकि जनता को भी पता होना चाहिए कि कितना चंदा उसने लिया है और कौन सी पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है,
और व्यापार करने वाला आदमी आप उसको चंदा देते हैं, उसको इसी को देते हैं कि जो लगता है आपको कि लगातार ये मजबूत होता रहेगा। आप किसी भी संस्थान को चंदा देते हैं, चाहे किसी स्कूल को, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर को, चाहे किसी एनजीओ को, तो आप ये जरूर उससे उम्मीद रखते हैं कि ये कहीं ना कहीं मजबूत होगा और इसके माध्यम से हमारा रिश्ता मजबूत होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को जिन व्यापारिक घरानों ने, जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जिन लोगों ने अपना पैसा उसको दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, एसबीआई के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनका विश्वास बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। और कहीं ना कहीं होगी, ये भी देखिए इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि पार्टी से उन्होंने फायदा भी उठाया हो। होता यही है कि भाई चंदा उसी को देती है पार्टियां, चंदा उसी पार्टी को लोग देते हैं जिससे लगता है कि भाई अगर कल को ये सत्ता में आएंगे, जैसे कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो नहीं, वो तो ठीक है, बात तो ठीक है, मगर बात ये हो रही है साहब कि डंडे के जरिए जो है वो चंदा लिया गया है। आईटी, सीबीआई और ईडी, इन तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करके मतलब चंदा एक तरीके से उगाही की गई है, ये सीधा इल्जाम है कांग्रेस का। ये तो देखिए कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाएगी ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सालगिरह, कांग्रेस पार्टी को चंदा कम मिला है। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा तो टीएमसी को मिला है। बंगाल में जो टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी है उससे ज्यादा उसको मिला, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार लगातार स्थिर हुई है, मजबूत हुई है, तो चंदा देने वाले लोगों ने ज्यादा विश्वास उन पर जताया है। लेकिन कांग्रेस की लगातार गिरती अस्थिरता, उनके गिरते हुए पार्टी के अस्तित्व को देखते हुए लोगों ने उनको चंदा कम दिया। इसके पहले अगर 2014 के पहले आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कांग्रेस को ज्यादा चंदा मिला कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चंदा मिला। ये आकलन करके अगर कांग्रेस पार्टी बताती है कि हमको 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चंदा मिला, मगर मेरा ख्याल कि सुरेंद्र जी एग्जैक्ट आंकड़ा तो सुरेंद्र जी बताएंगे, मगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था सुरेंद्र जी। क्योंकि देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो ये कह रही है कि भाई जब जिसकी हुकूमत होती है उसको चंदा ज़्यादा मिलता है, रूलिंग पार्टी को हमेशा ज़्यादा चंदा मिलता है, और जो भी उद्योगपति हैं या जो भी मतलब कारोबारी लोग हैं उनको ये पता रहता है या उनको अपना धंधा देखना पड़ता है कि भाई वो किसके साथ जुड़ करके, किसकी मदद करके मदद हासिल कर सकते हैं। कई बार डायरेक्ट मदद हासिल की जाती है, कई बार इनडायरेक्ट मदद हासिल की जाती है। तो ऐसा तो कांग्रेस के हुकूमत में भी ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जो हमारे कारोबारी हैं या जो उद्योगपति हैं वो फले फूले नहीं, वो आगे नहीं बढ़े, उनकी भी तरक्कियां हुई हैं। ठीक है साहब, तो आज सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा देना कि अब बीजेपी है तो वो आईटी का इस्तेमाल कर रही है या ईडी का इस्तेमाल कर रही है या दूसरी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, मतलब ये कहाँ तक दुरुस्त है। अच्छा, एक सवाल उन्होंने वो पूछा भी है कि भाई पहले कितना फ़र्क था, मतलब पहले कांग्रेस और बीजेपी को जो चंदा मिलता था, तो मेरा ख्याल के कुछ आंकड़ा होगा आपके पास। मैं 2-3 बातें बड़ी साफ साफ कहता हूँ। पहली चीज तो भाजपा वाले भाई को मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इन बेचारों को तो शायद कुछ भी नहीं पता है। ये तो अपना जिन्होंने जितने इल्जाम लगाए मैं सारे इनके जवाब दे दूंगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। दिनेश शर्मा जी ने बड़ी मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता है कि अब कैसे ये लोग पत्रकारिता कर रहे हैं और आगे कैसे पत्रकारिता चलेगी, इसका मेरे को हो जाता है। भाई रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर इन्होंने आरोप लगा दिया, इन्होंने कह दिया कि साहब वो हरियाणा में और ऐसा हुआ, 2 करोड़ की 200 करोड़ और 2000 करोड़ हो गई। 10 साल से पिछले हरियाणा की सरकार 2 बार चाटा खा चुकी है हाई कोर्ट में। हाथ जोड़ करके हरियाणा की सरकार ने कहा है, भाजपा की खट्टर की सरकार ने, कि साहब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, केस बंद कर दो। यही हाल राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने किया था। तो अगर रॉबर्ट वाड्रा ने या कांग्रेस ने कुछ गलत किया होता तब तक जेल में बंद होते। तो लेकिन हाँ, एक चीज जरूर मैं बता देता हूं दिनेश शर्मा जी को, ये तो बड़े प्रख्यात मतलब विद्वान है, ज्ञानी है। अयोध्या में 4:55 पर एक जमीन की रजिस्ट्री होती है 2 करोड़ रुपए। 4:55 पर ध्यान रखिएगा, और करेक्ट उसके 5 मिनट बाद 5 बजे वही रजिस्ट्री राम मंदिर ट्रस्ट को हो जाती है 18 करोड़ रुपए। ट्रस्टी कौन, रजिस्ट्री कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी का मेयर। भारतीय जनता पार्टी का मेयर और उनके साथी एक 2 करोड़ रुपए की जमीन 4:55 पे खरीदते, रजिस्ट्री कराते, और करेक्ट उसके 5 मिनट बाद 18 करोड़ की बेच देते। आगे चंदा चोर कौन है कौन नहीं है ये आप लोग तय कर सकते हो, मुझे फालतू की तू मैं नहीं पढ़ना। ये जो पुराने बातों के और पुरानी झूठी बातों को अगर इस तरीके से आप लोग सामने लाएंगे तो निश्चित तौर पर जानिए जो लोग भी ऐसा झूठा, नीच, निर्लज्ज और गंदा काम करेंगे वो पाप के भागी भी होंगे, श्राप के भागी होंगे, नरक के भी भागी होंगे। और आज की डेट में पुरानी अगर कहीं कोई कमी भी रही होगी, मान लीजिए वो भी रही हो, तो उसको लेकर के अगर वर्तमान की सरकार के गंदे कामों को आप छुपाएंगे तो आप शिखंडी बनेंगे।
आप लोग इस चीज को भी जान लीजिए। आप एक चीज की, अब मैं आपको आ जाता हूं पुराने समय में चंदा कैसे होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि नहीं जो रूलिंग पार्टी है उसको ज्यादा चंदा मिल, ये गलत धारणा है। जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो एक नियम बनाती थी पहले। मैं टाटा का उदाहरण देता हूं आपको। टाटा क्या करता था कि आपके टोटल लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कितना है, विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन कितना है, जिस पार्टी का जितना रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने कहा कि मुझे 500 करोड़ रुपए चंदे के देने हैं। 51% रिप्रेजेंटेशन भाजपा का है, आपको 251 करोड़ रुपए मिलेंगे। 30% रिप्रेजेंटेशन जो है कांग्रेस का है, इनको 125 करोड़ रुपए मिलेंगे। 20% रिप्रेजेंटेशन समाजवादी पार्टी का है। ये एक सेट पैटर्न था पिछले 70 सालों से चंदा देने का कॉरपोरेट कंपनियों का। हमेशा वो किसी काम के लिए नहीं देते थे, वो ये देते थे चूंकि सरकार नहीं चलाती है चुनाव का खर्च और चुनावी पार्टियों का, तो ये कॉरपोरेट से एक फंड लेने की व्यवस्था थी जिसमें एक निश्चित जो था वो कर दिया जाता था। आप चाहें तो इस चीज को आप टाटा ग्रुप की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। इसीलिए आपको टाटा ग्रुप का कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलेगा। उनका क्या कहना है कि आपके 100 एमपी हैं और इनके 300 एमपी हैं, टोटल 543 की सदन है, जितनी राष्ट्रीय पार्टियां उस हिसाब से वो चंदा बांट देंगे उस 500 करोड़ रुपए को या 5000 करोड़ को या 50,000 करोड़ रुपए को, जो भी उनके पास, और जो उसके बाद बचेगा वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे देंगे। ये एक इनका बहुत जिसको कहते हैं ना पारदर्शी तरीका होता था। लेकिन 2014 के बाद अरुण जेटली ने क्या किया कि साहब सारा पैसा एब्सोल्यूट, नरेंद्र मोदी को समझाया कि सारा का सारा पैसा एब्सोल्यूट आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर वो पैसा आपके पास नहीं आएगा और विपक्षियों के पास भी, उनके पास लड़ने की ताकत रहेगी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाए इसलिए गए थे कि विपक्षी पार्टियों से लड़ने की ताकत छीन ली जाए। अब ये कुछ नहीं कर पा रहे तो हमारे अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। आप मेरी बात को बताइए, कभी पॉलिटिकल पार्टीज पे टैक्स नहीं लगता है, हमारे ऊपर 200 करोड़ रुपए का टैक्स लगा दिया है इन लोग। मैं आपको बताऊं तो आप ये जो सारी चीजें हैं, अगर मैं शर्मा जी से कहूं कि शर्मा जी आप अच्छे पत्रकार थे, आप अच्छे पत्रकार बन जाइए, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं ये बातें आपको कहनी चाहिए। मुझे तो पार्टी का पक्ष रख करके भारतीय जनता पार्टी को गाली देनी चाहिए क्योंकि मैं विपक्ष में हूं। लेकिन आपका काम मैं कर रहा हूं क्योंकि लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि चंदे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था। और अगर आप चंदे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जान पा रहे हैं तो ये आपके लिए भी शर्म की बात है और मेरे लिए भी शर्म की बात है कि मैं बता रहा हूं और आप जानते नहीं। तो इस तरीके की हरकतें इसका जो मकसद था इलेक्टोरल बॉन्ड का, उस पर भी मुखालफत हुई थी जब लेकर के आए थे मतलब जो है अरुण जेटली साहब पार्लियामेंट में, जब हंगामा हुआ था जबरदस्त, तो पहले दिन से ही मंशा पर तो सवाल उठ रहे हैं, इसमें तो खैर कोई शक है नहीं। और जैसे आपने भी कहा अभी कि क्या मतलब जो है वो एक तरीके से अपोजिशन पार्टियों को हर तरीके से दबाने की कोशिश है, चंदा भी कम मिले और अगर चंदा मिल जाए तो फिर उनके जो बैंक अकाउंट हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए। क्या कहेंगे दिनेश शर्मा जी? मतलब ये तो देखिए, आप अगर मतलब एक आम आदमी होने के नाते भी, एक पत्रकार छोड़ दीजिए, क्या लगता है आपको जिस तरीके से कांग्रेस पिछले कई दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जानकारी दे रही है, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है खड़गे साहब, उन्होंने जो है कल और परसों दोनों दिन लगातार ये बात कही है कि मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हमारे जो बैंक अकाउंट है उन्हीं को फ्रीज कर दिया गया, वो पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसा है नहीं। तो क्या एक लोकतंत्र में इस तरह की जो परंपरा है या इस तरह का जो मतलब रवैया है हुकूमत का अपोजिशन के साथ, क्या वो ठीक है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो शक्तिशाली करता है उसे ही आज की तारीख में नीति और रीति कहा जाता है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, लेकिन जब हम एक चीज को कहने के लिए निकलते हैं, और अभी हमारे सुरेंद्र राजपूत जी ने जो बात की है, निश्चित रूप से मैं उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, वो बड़ा अच्छा तर्क रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप कुछ और बातें कह रहे हैं तो नेशनल हेराल्ड केस क्या था, उसमें कौन सा मामला था, जरा इस पर प्रकाश डालिए। हम नहीं डालेंगे, सुरेंद्र राजपूत जी डाले। देखिए ये इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन शुरू हो चुका है, और बहस बुला लीजिए ठीक है। और मुझे करके, और उस दिन नेशनल हेराल्ड पे भी मैं आपको ऐसा वो कर दूंगा कि या तो आप पत्रकार रह जाएंगे और नहीं पत्रकारिता छोड़ दीजिए। वैसे भी रिटायरमेंट ले लिया है वो उन्होंने, तो अब रिटायरमेंट क्या पत्रकार। ठीक है सर, दिनेश जी जवाब दीजिए आप मेरे सवाल का। अब आज की जो आरोप, जिस प्रकार के आरोप कांग्रेस ने लगाए, जिस प्रकार के आरोप और से लोग लगा रहे हैं,
इस बॉन्ड को लेके, इस मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले चुका है जी। इसमें हम अब कोई नए सिरे से कोई इन्वेस्टिगेशन थ्योरी नहीं ला सकते, क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। एक नंबर बात। दूसरी बात, इलेक्शन सामने है, तो अब ये बात जो ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वालों ने, मुद्दे उठाए हैं, या जो भी कुछ, ये आने वाले इलेक्शन में तय हो जाएगा। इसमें नई बात क्या खोज के बताइए। मेरा तो सवाल ये था कि ऐसे मौके पर जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, मतलब जो है वो, चूंकि अब आज चुनाव आयोग ने भी क्लियर कर दिया, कल शाम को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और डेट्स का ऐलान कर दिया जाएगा, पूरा शेड्यूल आ जाएगा इलेक्शन का। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि भाई ठीक है, एक तरफ तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, वो तो अपनी जगह है, वो तो जिसको जितना चंदा मिलना था मिल गया और उसकी जानकारी भी वो आ गई, मगर चंदा मिल गया उसके बावजूद भी इनको उसका कोई फायदा इसलिए नहीं है कांग्रेस को, चूंकि इनके ऊपर करीब 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी, जबकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके चंदे पर या उनके पैसे पर जो है वो टैक्स नहीं लगता, मगर यहाँ 200 करोड़ की पेनल्टी टैक्स की बात हो रही है और फ्रीज कर दिए गए बहुत सारे अकाउंट्स कांग्रेस के। तो क्या किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की परंपरा, इस तरह का रवैया हुकूमत का अपोजिशन के साथ वो ठीक है क्या? जो पेनल्टी लगी है उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को कोई राहत दी है? जो हम समझ रहे हैं शायद मेरा ख्याल अभी कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट गए भी नहीं है, अभी कोर्ट जाना नहीं हुआ। सुरेंद्र जी, पेनल्टी है वो क्या है? पहली चीज तो फिर दिनेश शर्मा जी गलत तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के नाम पर प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर एक, सुप्रीम कोर्ट हम गए नहीं है, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन ये पेनल्टी जो है ये क्या है? अब ये काहे को इतना बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? कुछ नहीं देने वाली बीजेपी आपको, हम फिर ये लिख के दे रहे हैं, कुछ नहीं देगी आप। पहली चीज, ना तो कांग्रेस पार्टी अभी हाई कोर्ट गई है, ना सुप्रीम कोर्ट गई है। हाई कोर्ट अपने अकाउंट को, हम क्या नाम, ट्रिब्यूनल गए थे इनकम टैक्स ने हमारे अकाउंट्स को एक हफ्ते के लिए खोल दिया, हमने अपील दायर की, वो पेंडिंग है। सुप्रीम फिर से हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, और हमारा जब अकाउंट खोला गया था तो उसी ड्यूरेशन में उन लोगों ने 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा डिटेक्ट कर लिया। तो आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों बीच में घसीट रहे हैं? हम तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट होता है, उसके बाद हम मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना वहां पर। जैसे आप एक चीज को देखिए, राहुल गांधी जी को जब मानहानि के केस में, जब से 1800 कुछ से वो मानहानि का जो कानून लागू हुआ था, उससे लेकर के आज तक एकलौता केस है राहुल गांधी का जिसमें 2 साल की सजा हुई। इससे पहले कभी किसी को 1 दिन की होती थी, किसी को 2 दिन की होती थी, कोई कोर्ट में बैठा रह करके छूट जाता था। इकलौता केस था कि लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, 1 साल 11 महीने की भी नहीं थी, क्योंकि उनकी सदस्यता खत्म हो जाए। लोअर कोर्ट ने, अपर कोर्ट ने, फिर गुजरात हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि गुजरात से बड़े अनोखे निर्णय आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा लोअर कोर्ट में क्या हो गया है। और उसके बाद उन्होंने पर्पजली पूछा कि क्या आप इनको 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा नहीं दे सकते थे? और ये कह करके उन्होंने सजा को स्थगित किया, जब तभी उनकी सदस्यता दोबारा से बहाल हुई। तो आप कोर्ट के पीछे छुप करके, कोर्ट को आगे रख करके अपना पाप नहीं छुपा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों और उनके समर्थकों। इस चीज को समझिए आप, जब सीधे सीधे भारत का संविधान स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपका चंदा किसी भी प्रकार के कर से मुक्त है, कर मुक्त है, वो टैक्स फ्री है, तो फिर उसके ऊपर 200 करोड़ रुपए का टैक्स आप लगा भी कैसे सकते हो? इसीलिए मंशा पर तो सवाल उठेंगे ही। हाँ, शमसी आजाद साहब, मैं बीजेपी से जवाब ले लेता हूं इसका। शमसी आजाद साहब, क्या लगता है, जैसे मैंने वही सवाल दिनेश जी से पूछा था, आप सभी पूछ रहा हूं कि मतलब ये रवैया क्यों, कांग्रेस से इतनी अदावत क्यों? भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, आप पब्लिक के बीच जाइए और एक तरफ मोदी की गारंटी बताते हैं, मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। तो जब मोदी की गारंटी है, कोई खतरा नहीं है हार का, अकॉर्डिंग टू बीजेपी वर्कर्स, ठीक है साहब, उसके बाद फिर अपोजिशन पार्टियों को इतना मतलब हैरास करने की, इतना परेशान करने की ज़रूरत क्या है कि भाई उनके जो है वो अकाउंट ही सील कर दिए गए? और वो जाहिर तौर पर कोई भी एजेंसी आज के दौर में, जिस तरीके से बीजेपी भी मतलब इस बात को मानती है, और यानी जितने भी अपोजिशन पार्टियां वो बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि कोई भी एजेंसी वो बिना इशारे के काम नहीं करती, इशारा होता है उसके हिसाब से काम करती हैं एजेंसियाँ।
कांग्रेस के कुछ चरित्र डर है, कांग्रेस की जो गलत नीतियां उनसे डर है, कांग्रेस जो भड़काने वाली बरगलाने वाली जो पॉलिसी चलती है उनसे डर है, कांग्रेस जो अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करती है, चाहे वो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात हो, ये कहाँ से बात आ गई साहब? ये कहाँ से बात आ गई? चंदे का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने का मामला कहाँ से आ गया? ये तो आज तक किसी बड़े नेता ने भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया। मेरा ख्याल के बेकार की बात करने से कोई फायदा है नहीं। जब भी चुनाव आया, जब भी इलेक्शन आया, इस तरीके का माहौल बनाया, लेकिन आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने सीए भी लागू कर दिया तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि आवाज उठा सके। पिछली बार यही हुआ था कि सीए एनआरसी के नाम पे लोगों ने किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को किस तरीके से भड़काया, किस तरीके से बरगलाया है, इसको देखकर जनता जानती है और जनता समझदार हो चुकी। जनता जो है कांग्रेस की नीतियों से बहुत ऊब चुकी है। वो तो ठीक है भाई, नीतियां देखिए, एक बात सुन लीजिए, वो नीतियां अगर कुछ खराब रही होंगी, लोगों को शिकायत रही होगी तो उन्होंने वोट नहीं दिया, आपको वोट दिया और जो है वो कर दिया, आगे कर दिया। मगर ये बात करना, ये इल्ज़ाम लगाना कि साहब वो कांग्रेस के पैसे से जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ, उसका मतलब जो है वो कश्मीर में और फला जगह, मेरा ख्याल कि ये तो एक बेबुनियाद बात है। इस तरह की बातों से आपको भी बचना चाहिए और इस तरह की बेबुनियाद बातें नहीं करनी चाहिए टेलीविज़न पर बैठ करके। चिराग सेठी साहब, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से जो है वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए सुरेंद्र जी मेरा ख्याल के थोड़ी देर के लिए नाराज़ होकर के वो गए होंगे, हम कोशिश करेंगे उन्हें मना करके वापस आएँ, चूँकि वो एक हल्का बयान था शमसी साहब की तरफ से। इस तरह के हल्के बयान किसी भी कीमत पर नहीं देने चाहिए, ठीक है साहब? तो क्या कह रहे हैं कि ये जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं, मतलब इनको एक तरीके से चंदा ना मिले उसकी व्यवस्था थी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आना कि चंदा नहीं मिलेगा, इनके पास पैसा ही नहीं होगा तो ये उतनी ताकत के साथ इंतखाबात में, इलेक्शन में उतर ही नहीं पाएंगे। कांग्रेस की जब सरकार थी तो शायद 1600-1650 करोड़ रुपए उनको मिलता था, तो भाजपा को भी 800-850 करोड़ रुपए मिलता था। तो 1:2 का रेशो मान लीजिए, आज जो रेशो है वो 1:6 का रेशो हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो जो एक पैटर्न दिख रहा है ना, बार बार ईडी की रेड, आईटी की रेड और इमीडिएटली कुछ दिन बाद आपके पास जो बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, तो वो ये दिखा रहा है। देखिए, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि आपको 2 दिन में एकदम से देशभक्ति जाके आपको लगा नहीं हमारे को तो बीजेपी को चंदा देना है, और आपको अपने टर्नओवर से ज्यादा, अपने प्रॉफिट से ज्यादा, मतलब देखिए बिजनेस हमारे भी कुछ लोग करते हैं, हम भी देखते हैं, पर ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा कि आप अपनी आमदनी से ज्यादा एक पार्टी को चंदा दे रहे हैं। और तब चंदा दे रहे हैं जब आपके एसेट फ्रीज हो जाते हैं। जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी है उनके एसेट 472 करोड़ रुपए के फ्रीज है, उनके अपने ऊपर लोन है, 250 करोड़ रुपए का लोन है, और वो 1000 करोड़ से ज्यादा का चंदा दे रही है। तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि बिजनेस जो भी करता है उसे इतना पता होता है कि पहले मैं अपना काम करूंगा, पहले मैं अपना घर ठीक करूंगा, मेरे पास अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता हूं। पर यहां तो उल्टा ही हो रहा है कि मैं उधार लेके पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहा हूं। तो किस लिए चंदा दे रहा हूं? मेरी ईडी में प्रॉपर्टी अटैच होती है और उसके बाद मैं यहां जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा हूं। तो ये जो मंशा है ना, ये मंशा गलत है। देखिए, पॉलिटिकल चंदा हर पार्टी, जैसे सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा मिलता था कॉर्पोरेट हाउसेस से, पर आज ये ब्लैकमेलिंग है। आज ये कोइंसिडेंसेस नहीं है कि आपको ईडी का समन आया, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर को अरेस्ट किया गया और 7 से 10 दिन के अंदर आप बोलते हैं नहीं जी भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, हम आपको चंदा देना चाहते हैं। तो अरेस्ट होने से पहले क्यों नहीं याद आई थी ये बात? कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि अरेस्ट इसीलिए किया जा रहा था कि आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा सके, आपको ये बोला जा सके कि आप इसके लिए चंदा दीजिए। हमारे तो यही सिंपल से सवाल है कि ये बता दीजिए ना, ये क्रोनोलॉजी, जो होम मिनिस्टर साहब है वो बहुत एक वर्ड यूज करते हैं, क्रोनोलॉजी। हम भी बोलते हैं क्रोनोलॉजी समझा दीजिए। ईडी का सम्मान 5 दिन बाद बॉन्ड खरीद लिए जाते हैं, बॉन्ड आपको दे दिए जाते हैं। ईडी का सम्मान, आईटी का सम्मान, आईटी की रेड, कुछ दिन बाद आपके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड की रसीद मिल जाती है। और आज एसबीआई को ये डेटा देने में प्रॉब्लम क्या है? नंबर्स दे दिए जाए, इनकम टैक्स जो एसबीआई है वो नंबर्स दे दे, पता चल जाएगा किस पार्टी को चंदा मिला है। अब तो कोई मना नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं कि हाँ ठीक है चंदा दिया है। सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कहा चंदा दिया है, हम तो खुले में बोल रहे हैं कि चंदा मिला है, हम मैच करके दे देते हैं। पर ये जो पूरा एक क्रोनोलॉजी है जहां पर ईडी की रेड होती है, आईटी की रेड होगी और आप जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, आपको एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसके बाद आप जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, ये गलत है। और इन्होंने पूरी कोशिश करी कि ये चीज ना बाहर आए। एसबीआई ने 3.5 महीने का समय इसीलिए मांगा था। वो डेटा 24 घंटे में कैसे दे दिया उन्होंने? ऐसा कैसे जादू हो गया जो पहले 3.5 महीने का काम था वो 24 घंटे में हो गया? कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो प्रेशर है कि एसबीआई को बोला जा रहा था डेटा मत दो, अभी भी उन्होंने वो नंबर्स नहीं निकाल के दिए। अब देखिएगा मंडे को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट लगा दिया, तो अब मंडे को वो डेटा भी आ जाएगा। सोचिए 4 महीने का काम ये 24 घंटे में कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। अच्छा सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए जिस वक्त इसको लाया गया था 2017 में स्वर्गीय जो है अपने अरुण जेटली साहब के जरिए, तो वो बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, वादे किए थे, दावे किए थे कि भाई जो चुनावी फंडिंग होगी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो फंडिंग होगी, उससे जो चुनावी व्यवस्था है, जो पूरा सिस्टम है,
ये प्रोसेस है इलेक्शन का उसमें सुधार होगा, मगर सुधार की बजाय लगता है कि मतलब जो है वो खामियां ज़्यादा दिख रही हैं और वो डरा धमका करके, चूंकि बार बार वही जिक्र हो रहा है कि भाई वो आईटी एजेंसी और ईडी और सीबीआई इन तमाम का डर दिखा करके कुछ भी एक समन पहुंचता है और उसके बाद जो है वो चीज़ें सामने आई हैं कि फिर वो चंदा आ गया। यानी व्यवस्था बेहतर करने की बजाय व्यवस्था और बिगाड़ने की तरफ जो है वो गई है। देखिए 3-4 चीजें। पहली चीज तो किसी भी अच्छे चैनल पर बैठ करके जिम्मेवारी भरा आचरण करना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर ये कह दीजिएगा कि साहब क्या नाम फलानी पार्टी के चंदे से तो आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किसी भी चैनल पर अगर हो तो उस प्रवक्ता से ज्यादा चैनल जिम्मेवार है इस बात के लिए। हाँ, लेकिन सुरेंद्र जी आपके बोलने से पहले तो मैंने खुद उनको रोका, चूंकि वो तो गैर जिम्मेदाराना बयान था उनका। ऐसे लोगों को चैनल अगर बैठाता है तो मेरे ख्याल से मुझे बड़ा अफसोस है कि मतलब मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने तो कभी भारतीय जनता पार्टी से नहीं कहा कि ये देशद्रोही पार्टी है। मैंने तो कभी भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं कहा कि क्या नाम साहब इनके तमाम जो आईटी सेल के लोग हैं पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए काम करते हुए पाए गए। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये लोग इस तरीके के लोग हैं कि क्या नाम इनका एक जम्मू कश्मीर का जो एक ओहदेदार है वो 2 लाख रुपए का इनामी आतंकवादी। लेकिन चूंकि गलतियां कहीं किसी के भी यहाँ हो जाती है, लेकिन आप ये कह दीजिए किसी पार्टी का चंदा जो है वो आतंकवाद के लिए आ रहा है, तो ऐसे लोगों का या तो मानसिक तनाव ठीक नहीं है। तो मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। अगर इनमें सेंस प्रिवेल होगा भारतीय जनता पार्टी वालों में तो माफी मांगेंगे इस बात। दूसरी बात, अब आप आ जाइए इस मुद्दे पर। मैं मुद्दे को भटकाना नहीं चाहता जैसे दिनेश जी भटकाते हैं। कभी कहीं चले जाएंगे, कभी ईरान चले जाएंगे, कभी पाकिस्तान चले जाएंगे, कभी ये कहेंगे। मेरा मसला ये है कि पार्टी की सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार रहती है पार्टी में, इस सरकार में कोई भी पार्टी रहती है। 2014 से पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही थी, लेकिन उसने विपक्ष को दुश्मन नहीं बनाया और ना हमने विपक्ष को दुश्मन की तरीके से ट्रीट किया। प्रतिद्वंदी थे भाई, आपको पब्लिक ने चुना, आप सरकार में आ गए, हमको पब्लिक ने चुना, हम सरकार में आ गए। कभी भी हम कॉर्पोरेट लॉबीज को दबाव नहीं देते थे कि सिर्फ हमको चंदा दीजिए। हम कहते थे हमको पैसा दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते थे उनके पास, वो कहते थे हमको दीजिए, उनको देते थे। हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के, हम नॉन लोगों को जानते थे कि जो प्योर 100% चंदा भाजपा को देते हैं, हमने कभी उनके बिजनेस को कभी रुइन करने की कोशिश नहीं की, कभी ईडी की रेड डालने की कोशिश नहीं। आपकी हमारी अदावत, इमरजेंसी, ये वो सारी चीजें अपनी जगह पर हो सकती है। इमरजेंसी के लिए हमने माफी भी मांगी, लेकिन उस इमरजेंसी के कुछ शासन काल को 18 महीने को छोड़ दीजिए, कब लोकतंत्र को हमसे खतरा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो सारी की सारी अपने से जो विरुद्ध पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप या तो उनका चरित्र हनन करेंगे जैसे राहुल गांधी का, हाँ, या फिर आप पहले तो पीडीपी से हाथ मिलाएंगे, उससे बड़ी देशभक्त पार्टी कोई नहीं। उसके बाद जैसे ही पीडीपी से आपका हाथ छूटेगा, आप कहेंगे उससे बड़ी दुश्मन पार्टी कोई नहीं देश की। तो मेरा यह कहना है कि राजनीतिक जमात में जो लोकतंत्र में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद शुरू किया है और चंदे की जो मनमानी शुरू की है, वो उसका एक अतिरेक है। और अरुण जेटली जी ने बड़े शातिर, मरहूम हो गए इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं कहना चाहता, उन्होंने इतने शातिराना दिमाग से इस काम को किया कि पूरे लोकतंत्र में सिर्फ चाइना की तरीके से या रूस की तरीके से या नॉर्थ कोरिया की तरीके से भारत में सिर्फ एक पार्टी सरवाइव करे। जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जो सरवाइव कर रहा है, वैसे यहां पर मोदी जी सरवाइव कर जाए। जैसे जी जिनपिंग है, वैसे यहां पर मोदी जी सरवाइव कर जाए। जैसे पुतिन साहब है, वैसे वहां पर यहां पर ये तरीका बहुलतावादी लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। आप सबसे बड़ी आप सबसे बड़ी बात, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, आप सबसे बड़ा जो गलत काम कर रहे हैं, जो काम आज आप हमारे मुखालिफ कर रहे हैं, कहीं ये आकर के कुछ लोग ये काम जब आपके मुखालिफ करेंगे तो आपको भी फिर उतना ही दर्द होगा, उतना ही दुख होगा। इसीलिए मैं दिनेश जी जैसे लोगों से कहता हूं कि इन सब लोगों की मजम्मत कीजिए, इनकी बात को समर्थन मत कीजिए। हाँ ठीक है दिनेश जी, हम अगली मीटिंग में इनको बुलाएं और इनकी मैं वो क्लिपिंग दिखाता हूं कि जिसमें इनका शिष्टाचार की पोल पट्टी खुलेगी। अगली मीटिंग में बुलाई मुझे, इनको बताता हूं कितने पढ़ लिखे हैं या क्या है, तब मैं बताता हूं। मिस्टर सुरेंद्र राजपूत, बिहेव योरसेल्फ।
मेरा ख्याल कि मैंने पहले भी आप दोनों से रिक्वेस्ट की है, हमें पर्सनल अटैक तो होना ही नहीं। मैं शमसी आज़ाद जी आपके पास आता हूं। देखिए, आपने ना एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और वो ऐसा मेरा ख्याल के होना नहीं चाहिए, बिना तथ्यों के, बिना किसी उसके बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है साहब, बात यह है कि कहीं ना कहीं मैंने सवाल वो किया था कि भाई आप जो है, यानी जो रूलिंग पार्टी है, उसका ये एक मतलब उसकी जिम्मेदारी है कि वो अगर दूसरी पार्टियों को सपोर्ट नहीं कर सकती तो कम से कम उनको परेशान तो ना करें। मगर बीजेपी के ऊपर लगातार ये इल्ज़ाम लगते हैं, तमाम अपोजिशन पार्टियां लगाती है कि वो उनको परेशान करती है और परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अब जवाब जो है उसका ये दे देना कि जो है वो इनका जो पैसा है वो फला जगह लगता है, वो फला जगह लगता है, वैसा उसका कोई मतलब नहीं है उन तमाम बातों का। विपक्ष अपनी नाकामियों को देखिए छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे इस तरीके का आरोप लगाती है। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण ये ले लीजिए कि अभी जैसे कर्नाटका में चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती तो उन्होंने फौरन जो है कह दिया कि हमारी पार्टी की नीति थी, राहुल गांधी की यात्रा का असर था और ये था वो था, फलाना ठिकाना कर दिया। लेकिन उसके बाद जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आती है तो वैसे ईवीएम पर नुकसान लगा देती है, ईवीएम पे इल्जाम लगा देती है, प्रशासन पे इल्जाम लगा देती है कि बेईमानी हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है और ये इन्होंने जो है पूर्व की सरकारों में इनकी सत्ता रही है, पूर्व की सरकार इनकी रही है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अगर ईडी और सीबीआई इनके दरवाजे पे नहीं जाएगी तो कितने दरवाजे पे जाएगी? हमारी सरकार जब हम सत्ता से बाहर होंगे तो इनको जो करना होगा, जांच करना होगा, ये करेंगे। लेकिन अभी तो बेईमानी इन्होंने किया है, अभी जो धोखाधड़ी इन्होंने किया है, अभी देश के साथ छलावा इन्होंने किया है, अभी सारा काम इन्होंने किया, तो इन्हीं क्या तो ईडी और सीबीआई जाएगी। इनको ये लगता है कि जैसे हमारा प्रधानमंत्री था, सोनिया गांधी के कहने पर उठता था, सोनिया गांधी के कहने पर चलता था, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसको भी ऐसा होना चाहिए। मुंह से नहीं बोलता था तो मोदी जी को भी नहीं बोलना चाहिए। उनके यहाँ एक घर के अंदर जो है सत्ता चलती थी, एक घर के अंदर जो है पूरे हिंदुस्तान का जो है कानून चलता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सारा जो है एक दूसरे के साथ सामंजस्य मिले होते हैं, बैठक होती है, विचार होता है, विमर्श होता है, प्रवास होता है, चौपाल लगती है, तब जाकर कोई बात तय की जाती है, तब उसको जनता स्वीकार करती है, कार्यकर्ता उसको पूरे मनोबल के साथ पालन करते हैं और अपना जनता के बीच में जाते हैं, चाहे वो चंदा लेने के बाद। अब इनका चंदा लेने का जैसे ही ग्राफ घटा, जब तक ये चंदा 2014 के पहले चंदा लेते रहे तब इन्होंने कुछ नहीं बताया कि हम करा के ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। भाई चंदा देने वाले, सीधी सी बात यह है, बिल्कुल साफ तौर पर यह है कि चंदा उसी को देते हैं जिनसे उनको फायदा उठाना होता है। इसमें कहीं से भी झूठ बोलने वाली बात नहीं कि हम जबरदस्ती झूठ बोले कि नहीं भाई हम बहुत बड़े देशभक्त हैं इसलिए जनता हमको चंदा देती है, कारपोरेट घराना हमको चंदा देता है, तो ऐसा नहीं है। चलो आप क्लियरली मान रहे हैं कि भाई आपसे फायदा हुआ है, बीजेपी से फायदा हुआ है, हुकूमत से फायदा हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, इसलिए चंदा ज्यादा मिला है। जी, सरकार से उनका रिश्ता मजबूत रहे, जो सत्ता में रहेगा ऑटोमेटिक बात वही है कि चंदा उसी को ज्यादा मिलेगा। अब इनका चंदे का ग्राफ गिरा क्योंकि इनके यहाँ एक पप्पू जैसा आदमी जो पार्टी को चला रहा है, जो लगातार पार्टी को धरातल में, पता नहीं आप क्यों हल्की बातें कर रहे हैं शमसी आजाद साहब। देखिए, जब आप कहीं बैठे बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, हम ना कोई चाय की थड़ी पर नहीं बैठे, कहीं चौराहे पर नहीं बैठे, टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, एक जिम्मेदार टीवी चैनल है, एक जिम्मेदार पैनल है, तो हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिन्हें आपके लिए अगर बोला जाए तो आपको भी बुरा ना लगे। ये बात मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं। दिनेश शर्मा जी, मैं अब आपके पास आता हूं। ये जो भी चीजें हैं, देखिए वो विपक्ष जो है इल्ज़ाम लगा रहा है, अपोजिशन पार्टियां तमाम इल्ज़ाम लगा रही है, हुकूमत को भी घेरने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को भी। और बात ये भी हो रही है कि भाई आज बीजेपी का जो दिल्ली में दफ्तर है, दोनों आमने सामने जो बड़े दफ्तर हैं, उनकी शान शौकत देख लीजिए, और हर सूबे में और हर सूबे के हर जिले में तकरीबन बड़े बड़े दफ्तर बन गए हैं। तो वो अपोजिशन पार्टियां उस पर भी सवाल उठाती हैं, तो वो जाहिर तौर पर पैसा मिला होगा, चंदा आया होगा, तभी जाकर के वो तमाम चीज़ें बनी। मगर व्यवस्थाएं जो है वो कैसे सुधरे, चूंकि व्यवस्था सुधारने के नाम पर जो चुनावी व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम है, उसमें बेहतरी लाने के लिए, देखिए आज भी जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें मतलब करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, और कितना ज़्यादा घपला होता है, कितने ज़्यादा जो है वो मतलब एक तरीके से चीज़ें होती हैं। उनको बेहतर करने के लिए आपको क्या लगता है कि मतलब इक़दाम जो है वो क्या कुछ उठाने की जरूरत है? देखिए, पहले तो मैं साहब जो कांग्रेस पर बोला जी कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस चंदे से आतंकवाद फैलाती है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अभी ये नहीं इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल था, आज भले ही नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कांग्रेस इस तरह से इन्वॉल्व हुई होगी कि वो आतंकवाद फैलाएगी। दूसरी बात यह है कि ये विषय ऐसा है कि जो सत्ता में दो दल रहते हैं वो अपनी पोजीशन का लाभ उठाते हैं। बीजेपी के पास इससे पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। मैं तो लखनऊ में रहता हूं, तो बीजेपी का जो दफ्तर था
समझे, वहां पर तो स्थिति ऐसी थी कि छतें टपकती थी, तो देखने वाले, आज उसका दफ्तर बहुत अच्छा हो गया है। कांग्रेस ने क्या दिल्ली के अंदर क्या 5 स्टार ऑफिस नहीं? कांग्रेस ने जो बना, कांग्रेस भवन जो है वो 5 स्टार ऑफिस नहीं है। सारे ही राजनीतिक दल अपनी पोजीशन को एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो चीजों को साइड में रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रंट पर आके खेलने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फ्रंट पर आके खेला है, उसके जहां जहां जो था उससे पूरा विस्तार किया। आप कह रहे हैं कि इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान तो हम अकेले इस बात पर नहीं दे सकते कि क्या चंदा लेना बंद कर देना चाहिए, तो पार्टी कैसे चलेगी? क्या कांग्रेस को चंदा लेना बंद कर देना चाहिए? कैसे राजनीतिक दल चलेंगे? समाजवादी पार्टी के पास क्या था? मुलायम सिंह यादव के पास एक एनी गाड़ी हुआ करती थी, एक एनी चला करती थी बहुत पहले, एनी गाड़ी हुआ करती थी। आज मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के पास अकूत धन दौलत है और 500, 400, 500 करोड़ रुपए का उनके पास बैंक अकाउंट भी है। तो कहां से आया? क्या कोई बिजनेस है? क्या कोई फैक्ट्री है इनकी कोई? हाँ, पर ये खाली कांग्रेस में ऐसे लोग हैं या समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग हैं या आम आदमी में या दूसरे में ऐसा नहीं है, तो बीजेपी के भी लोग हैं और जितने मतलब एनडीए का हिस्सा पार्टियां हैं उन सभी ये पॉलिटिकल पार्टियों का तमाम का ये वैसा मामला है। अब हम इंडिविजुअल की किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक सुधार की बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं। इसमें पारदर्शी जो नीति है जो भी है, अब जैसे कि चुनावी बॉन्ड का ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, तो मुझे लगता है एक अंदाजा मेरा हो सकता है कि इस पर कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का आए कि क्या करना चाहिए राजनीतिक दलों को और सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, अगर ये पहल उस तरफ से होती है तो सामने कुछ समाधान आएंगे। राजनीतिक दल बैठ कर इस बात को तय करें कि हमें किससे चंदा लेना, किससे नहीं लेना और पारदर्शी नीति कैसे बने, ये इस पर काम जरूर होना चाहिए। ठीक है, चिराग सेठी जी, क्या फाइनल रिमार्क्स होंगे आपके? किस तरीके से जो है वो, चूंकि ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया तो बात यही कही गई थी, यही दावा और वादा किया गया था कि इससे जो सिस्टम है चुनाव कराने का, इंतखाबात कराने का, वो उसमें पारदर्शिता आएगी, वो बेहतर होंगे और जितने भी मतलब ये होती हैं चीज़ें, घपले होते हैं या घपले क्या मतलब एक तरीके से वो फिजूल खर्ची भी होती है, तमाम तरह की जो है पाबंदियां लगा दी इलेक्शन कमीशन ने, मगर कुछ नहीं होता, उसका असर ज़मीन पर नहीं दिखता। सबको पता है कितना पैसा खर्च होता है, बेपना पैसा खर्च होता है। तो वो सिस्टम कैसे सुधरे? आपको लगता है कि कुछ जो है उनको उन पॉइंट्स को आप जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिस तरीके से लाए गए थे वो ही गलत था, तभी सारी पार्टियों ने विरोध किया था। आज हम एक छोटी सी बात बोलते हैं, अगर किसी कंपनी पे ईडी का केस चल रहा है, मतलब वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और वो पैसा भाजपा को मिला है, तो इसका मतलब भाजपा भी उसका पार्ट है। तो इसका मतलब आज मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो भाजपा पे भी चलना चाहिए। ईडी का केस तभी बनता है ना जब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो अगर आप इस तरह का पैसा यूज करके चुनाव लड़ रहे हैं तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि भाई ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो आप ले रहे हो, आपकी खुद ये तो कोर्ट के भी वर्ड्स है कि भाई अगर आप प्रोसीड ऑफ क्राइम ले रहे हो तो आप भी एक क्रिमिनल है। तो ईडी का केस इसीलिए बना था ना क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी वहां पर, इसीलिए आपने ईडी का केस वहां पर बनाया। अब उसका पैसा अगर आपके चंदे के अकाउंट में है, अगर आप इतने ही पारदर्शी हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे कल सुबह डाल दीजिए कि हमारे को इस पार्टी से इतना इतना चंदा मिला है। आप मंडे तक की वेट क्यों कर रहे हैं? आप डाल दीजिए कल कि हमारे यहाँ पे ये चंदा इस पार्टी ने दिया है और हमारे यहाँ ये पैसा है। अगर वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो फिर उस पर एक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आखिरी सवाल सुरेंद्र राजपूत जी आपसे। देखिए, ये जो लिस्ट आई है उसमें तीसरे नंबर पर है कांग्रेस, जबकि इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है साहब, मगर चंदे में तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है। मेरा सवाल सिंपल सा यह है कि क्या जो उद्योगपति हैं या औद्योगिक घराने हैं उनका भी यकीन कुछ हटा है या फिर उनको खौफ है कि अगर हम कांग्रेस को पैसा देंगे तो कहीं उनके ऊपर और ज्यादा कार्रवाई ना हो जाए? दो बातें हैं, एक बात ईमानदारी की और दूसरी राजनीतिक जवाब। जी, ईमानदारी की बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीका है चंदा देने का, दूसरे तरीकों से भी चंदा दिया जाता। बिल्कुल। और राजनीतिक जवाब ये है कि जिस तरीके की जो बात हो रही है आज की डेट में, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेगमेंट खौफजदा तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और इनके सारे संगठनों का, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इन सब का एक ही चीज रहता है कि किस तरीके से कांग्रेस को बर्बाद किया जाए। इसीलिए तो इन्होंने वो किया। तो हमारी तो आखिरी में एक ही लाइन में कह करके बात अपनी खत्म कर रहा हूं। कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। इस वक्त मालिक हैं आप बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। बातें
मन की करिए या बात वतन की करिए, पर जब भी झूठ बोलिए अपनी आवाज भारी रखिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं, जो चाहे कीमत हमारी रखें और जब तक चाहे झूठ बोलते रहे, अपनी आवाज भारी रखें भाई। चलिए, वक्त की कमी है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, या मतलब जो चुनावी चंदे का जो पूरा मामला था, इस पर बहुत सारी बातें अभी और सामने आना बाकी हैं, बहुत सारे खुलासे होना बाकी हैं। इस पर सियासत अभी और तेज होगी। अभी सियासत खत्म नहीं हुई, बल्कि कहा जाए तो सियासत यहाँ से शुरू हुई है। बहरहाल यहाँ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।